हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। 5 जुलाई का जो एसएससी सीएचएसएल का पेपर हुआ और एसएससी सीएचएसएल के पेपर में जो जो पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट और चौथी शिफ्ट से जो जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, आज हम उन सभी का एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे हमने 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख का किया है। 1 से लेकर 4 जुलाई का हम एनालिसिस कर चुके हैं। आज 5 जुलाई का एनालिसिस बहुत ही शानदार तरीके से हम करने वाले हैं। जो भी प्रश्न जीके जीएस में पूछे गए हैं उन सभी को बेहतर तरीके से एनालिसिस करेंगे। चलिए भाई, स्टार्ट कर लेते हैं। आपसे कौन सा पहला प्रश्न पूछा गया था? अगर आप लोग देख पाओगे कि सर हम शुरुआत से, हम पहले सर आपसे आपके वीडियो से देख रहे हैं और हमें सर ये तो अनुमान हो ही गया है कि जो पूछा जा रहा है ना, जो पूछा जा रहा है अब उसका रिपीटेशन होना स्टार्ट हो गया है ना, अब उसका रिपीटेशन होना स्टार्ट हो गया है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये पहली शिफ्ट का, ये 5 जुलाई की। लवलीना बोरगोहन, लवलीना बोरगोहन का संबंध किस खेल से है? तो सभी जानते हैं भाई ये बॉक्सिंग से ना, मुक्केबाजी से है। लवलीना बोरगोहन का संबंध किससे हो जाएगा? तो मुक्केबाजी से है, ये बॉक्सिंग करती है। निम्न में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है, देखो अपनी ओर से हमने डाल दिया है, बाकी बहुत से शब्द हो सकते हैं। लेग वाई है, ऑफ है ना, लेग है, आपका बिल्कुल क्या भाई पॉइंट हो सकता है, स्टेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें से हमने शब्द लिख दिए हैं। जैसे वाइड, इसका वाइड का प्रयोग किया जाता है, नॉट आउट का प्रयोग किया जाता है ना, नो बॉल का प्रयोग किया जाता है, बाउंस बॉल का प्रयोग किया जाता है। ये सभी क्रिकेट की शब्दावली हैं। तो क्रिकेट की शब्दावली से एक प्रश्न पूछा गया, आप लोग उसको बढ़िया से समझ सकते हैं। मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष भारत के संविधान में जोड़ा गया? आप देखेंगे सर इसका तो रिपीटेशन हुआ है। अब ऐसे प्रश्न आपके सामने आते जा रहे हैं जिनका रिपीटेशन हो रहा है ना, जिनका रिपीटेशन हो रहा है। तो मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए हैं? 1976 में जोड़े गए हैं। मैंने आपको बताया था कि इसके लिए भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया था और 42वें संविधान संशोधन के तहत ही 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। मौलिक कर्तव्य हमने रूस से ग्रहण किए हैं। जब जोड़े गए थे तब इनकी संख्या 10 थी। बाद में इसी के लिए 86वां संविधान संशोधन किया गया और 86वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। हमें इस बात को भी बच्चे ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये तो समझ में आ गया है, कहां से लिए गए हैं? तो रूस से लिए गए हैं। किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है भाई। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस 2 भारतीय राज्यों की साक्षरता दर सबसे कम है? तो भैया बिहार की साक्षरता दर और अरुणाचल प्रदेश की साक्षरता दर, ये ऐसे 2 राज्य हैं जिनकी साक्षरता दर कम है ना, कम आंकी जाती है। हम बात करेंगे पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल किस राज्य का है? तो पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल जो है ये हरियाणा राज्य का फेस्टिवल है। अगर आप लोग सच में एसएससी की तैयारी कर रहे हो ना तो पीवाईक्यू को जरूर देखा करो। अगर पीवाईक्यू को आप देखेंगे तो आपके माइंड में एक चीज सेट हो जाएगी, कर यार हाँ यही तो प्रश्न पूछे जा रहे हैं सर, यही तो प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। मैं तो आपसे एक वादा जरूर करूंगा कि आप एक बार अगर उनको पढ़ लिए ना, अगर आप लोग एक बार उनको पीवाईक्यू को पढ़ लिए तो जीके जीएस तो आपके लिए निश्चित रूप से सरल होने वाली है, क्योंकि इसका बार बार अब रिपीटेशन होना स्टार्ट हो गया है। जो प्रश्न बनने थे यार वो बन गए। आप थोड़ा पीवाईक्यू पे ध्यान दीजिए, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है ना। सर बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा क्या लिखा गया है? आप स्वयं इसका ध्यान कर पा रहे हो गया ना। तो इसका जरूर याद रखना भाई कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास कौन सा है? आनंद मठ है ना। आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह के बारे में हमें जानकारी मिलती है। संयुक्त पाणिग्रही भारत की प्रसिद्ध नर्तकी थी किस राज्य की? तो ओडिसी नृत्य से संबंधित हो जाती है भाई ये ओडिसी नृत्य। एक नृत्य पूछ रहा है, हर पेपर में एक नृत्य पूछ रहा है। जैसे कई बार सत्रिया पूछा गया, कई बार आपसे लावड़ी पूछा गया, आपसे गरबा भी पूछ लिया, इसने आपसे कथकली पूछ लिया, मोहिनी अट्टम पूछ लिया है ना, भरतनाट्यम पूछ लिया, कुचिपुड़ी पूछ लिया है ना, यक्षगान पूछ लिया। तो लगभग हर पेपर में आपसे एक पूछ रहा है शास्त्रीय नृत्य, उसको आप लोग जरूर पढ़ के जाइए है ना। जब आप उसे पढ़ के जाएंगे तो आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? तो तमिलनाडु के तंजौर में। कभी कभी राज्य का नाम दे रखा होता है, कभी कभी उस पर्टिकुलर लोकल स्थान का नाम दे रखा होता है। जब लोकल स्थान का आप ध्यान रखेंगे तो क्या है? तंजौर है, और तंजौर कहां? तमिलनाडु में। तो बृहदीश्वर मंदिर जो है
ये तंजौर के अंदर आपको दिख जाएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध गायक है? तो सुभा मुदगल। सुभा मुदगल का संबंध किससे हो जाता है ना? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। हमने ये स्वयं से अनुमान लगा के प्रश्न बनाए हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, जैसे मान लो हमें बच्चों से हमने पूछा और हमें प्रश्न मालूम पड़ गया, इसी प्रश्न के आधार पर हमने अपने अनुसार एक आंसर सेट किया कि हाँ यही प्रश्न पूछा गया होगा और इसके अनुसार इसका आंसर तो भाई ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे हम देखते हैं सर और कौन से प्रश्न हैं जो आपसे पूछे गए थे पेपर में 5 जुलाई को। तो 2024 में भारतीय गणराज्य में ब्रिटिश उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो लिंडी कैमरून को। लिंडी कैमरून क्या बनाए गए हैं? उच्चायुक्त बनाए गए हैं भाई। लिंडी कैमरून को उच्चायुक्त बनाया गया है, ब्रिटिश उच्चायुक्त। चलिए, किस कंपनी ने ऑल फॉर ऑल पहल शुरू की है? तो इंटेल कंपनी ने ऑल फॉर ऑल पहल का शुभारंभ भारत के अंदर किया है। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ? तो गुर्जर प्रतिहार और पाल और राष्ट्रकूट। तो गुर्जर प्रतिहार थे, पाल थे और राष्ट्रकूट थे। इनके मध्य काफी लंबे समय तक संघर्ष चला है ना, इनके मध्य काफी लंबे समय तक संघर्ष चला है। किस पर सत्ता प्राप्त करने के लिए? तो कन्नौज पर सत्ता स्थापित करने के लिए। कन्नौज को हम इत्र नगरी बोलते हैं। यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर तंबाकू का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर किया जाता है ना, यहां पर तंबाकू का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर आपको देखने को मिल जाएगा। मैंग्रोव वन किस राज्य में बड़े पैमाने पर हैं? तो मैंग्रोव वन वहां पर पाए जाते हैं जहां की भूमि दलदली होती है, नम होती है। तो जो हमारा सुंदरबन का डेल्टाई क्षेत्र है वहां पर बड़े पैमाने पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो ये पश्चिम बंगाल के बिल्कुल दक्षिणी क्षेत्र में बहुत भारी मात्रा में मैंग्रोव वन आपको देखने को मिल जाएंगे। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत को लिखा है। अब ये राष्ट्रीय गीत सबसे पहले कब गाया गया था? तो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1896 में हुआ। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1896 में हुआ है और इसी 1896 के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। अब आप कहेंगे सर इसे राष्ट्रीय गीत कब घोषित किया गया है? तो इसे 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया है। ये 65 सेकंड में गाया जाता है भाई। इसकी गायन अवधि कितनी है? गायन अवधि है 65 सेकंड। जैसे राष्ट्रगान को हम 52 सेकंड में गाते हैं ना, वैसे ही बच्चे इसको भी हम 65 सेकंड में गाते हैं। गायन अवधि इसकी 65 सेकंड है। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया है? कब अंगीकार किया बताइए? ये 26 जनवरी 1949। ये गलत दे रखा है ना, क्यों, क्या हो जाएगा सर? तो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंगीकार किया है। इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को क्या मनाते हैं भाई? प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस मनाते हैं मेरे भाई। संविधान दिवस कब मना रहे हैं? तो 26 नवंबर को मनाते हैं हम लोग, है ना। तो यहां पर ये हो सकता है हमारे टाइपिस्ट साहब से भूल हो गई हो, तो कभी कभी गलती हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये याद रखना, संविधान सभा के द्वारा अंगीकार कब किया गया है? 26 नवंबर 1949 को, है ना। भारत की जनता ने कब स्वीकार किया है? तो 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को और 26 जनवरी को हम भारत के अंदर गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है भाई, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चलिए, मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष शामिल किया गया है भैया? तो मौलिक कर्तव्य 1976 में। ये भी डबल टाइप हो गया है क्योंकि प्रश्न तो एक ही बार पूछा गया होगा। और ये भी हो सकता है, मैं आपको बता दूं, ये भी हो सकता है कि ये सेकंड शिफ्ट में पूछ लिया हो, क्योंकि अब प्रश्नों का रिपीटेशन होना स्टार्ट हो गया है। जो परंपरागत प्रश्न होते हैं उन परंपरागत प्रश्नों का अब भारी मात्रा में रिपीटेशन हो रहा है, तो रिपीटेशन होगा ही होगा, ये जान लीजिए आप लोग। ठीक है मेरे भाई। तो मौलिक कर्तव्य 1976 है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम साक्षरता वाला जिला है? तो अलीराजपुर है। अलीराजपुर किस जिले में पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक वनों वाला भी जिला राज्य है और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला भी राज्य हो जाएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है और सर्वाधिक वन भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। ठुमरी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ठुमरी का संबंध कथक से है। और कथक कहां पर होता है भाई? ये कथक आपका यूपी का है सर। कथक जो शास्त्रीय नृत्य है वो यूपी का है और इसी की एक शैली है ठुमरी। याद रखेंगे आप लोग कि चरकुला पूछे यहीं का है। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में एक नृत्य और होता है, लोकल डांस को बोलते हैं, वो है चरकुला। ठीक है मेरे बच्चे, अगले प्रश्न पे आइए। अगला और कौन से पूछे गए हैं? तो आपसे ये पूछा गया है कि किस ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड की उच्च सांद्रता है, यानी कहां पर सल्फ्यूरिक एसिड की सांद्रता पाई जाती है?
तो ये आपका कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को क्या बोलते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसको सांझ का तारा और भोर, इसको क्या भाई, इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है। इसकी जो आकृति है ना वो पृथ्वी के समान है, इसलिए जुड़वा बहन बोलते हैं। सर इसका कोई उपग्रह बिल्कुल भी नहीं है, शुक्र का और बुध का कोई उपग्रह नहीं है ना बच्चे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी कर रहा है? तो जापान के द्वारा की जाएगी 2026 में जो एशियन गेम्स होंगे उनकी। पैरा ओलंपिक 2020 स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है? तो पैरा बैडमिंटन से है। पैरा बैडमिंटन से संबंध इसका हो जाएगा भाई। किसका संबंध हो जाएगा? तो कृष्णा नागर का, है ना। कृष्णा नागर का संबंध पैरा बैडमिंटन से है। पैरा बैडमिंटन से है ना। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र यानी एनआरएससी कहां स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। एनआरएससी आपके हैदराबाद में स्थित हो जाएगा। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी है। यूपीएससी जो कि भारत का सबसे बड़ा भर्ती परीक्षा कराने वाला आयोग है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं भैया? यूपीएससी बोलते हैं। अब यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछे गए हैं। यूपीएससी का उल्लेख कहां पर मिलेगा? अगर आपसे आर्टिकल पूछ ले तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 315 ये यूपीएससी के विषय में विशेष जानकारी देता है। यूपीएससी के विषय में विशेष जानकारी प्रदान करता है ना। गिव प्लास्टिक टेक गोल्ड, याद रखिएगा। गिव प्लास्टिक टेक गोल्ड ये जो पहल है वो किस केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की है? तो आप कहेंगे सर अनोखे विचार ने जम्मू कश्मीर के गांव को बनाया प्लास्टिक मुक्त। जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले के हिलर साहबाद में, है ना, याद रखिएगा ये पहल जम्मू कश्मीर में प्रारंभ की गई है और यहां का एक जिला है हिलर साहबाद में एक अनूठी और पर्यावरण के अनुकूल पहल की शुरुआत की गई है। पर्यावरण बचाने के लिए ग्राम पंचायत ने एक अनोखा मिशन शुरू किया है। ग्राम प्रधान ने प्लास्टिक दो और सोना लो नाम से अभियान शुरू किया है। देख रहे हो आप लोग, प्लास्टिक हमें दे दो, हमसे सोना ले जाओ, है ना, याद रखिएगा। गिव प्लास्टिक टेक गोल्ड, गिव प्लास्टिक टेक गोल्ड, प्लास्टिक दो सोना ले जाओ। ये देख रहे हो, ये जम्मू कश्मीर की एक पहल है। हम अगला जानते हैं, अगले और कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। गुलाम वंश के किस सम्राट ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की है? तो जिल्ले इलाही कौन थे? बलबन थे भैया। यही थे जिल्ले इलाही जिन्होंने अपने यहां सिजदा और पाबोस, है ना, अपने यहां इस प्रकार की प्रथाओं का प्रारंभ किया। इसने नवरोज नाम का त्योहार प्रारंभ किया। ये स्वयं को क्या मानता था? जिल्ले इलाही, ईश्वर की छाया मानता था। ये स्वयं को, इसने राजत्व सिद्धांत लागू किया, है ना, इसने देवी राजत्व का सिद्धांत लागू कर दिया है। तो ऐसे प्रश्नों का ध्यान रखेंगे आप लोग। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से प्रारंभ हुआ? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने हिंदू महिलाओं, जो हिंदू विवाह होती, जो होती है ना, विधवा महिलाएं होती हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण काम किया है। महात्मा गांधी का जन्म तो पोरबंदर गुजरात में 2 अक्टूबर को हुआ था। पोरबंदर गुजरात में 2 अक्टूबर को हुआ था। हम प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं ना, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में 55 किलोग्राम महिला कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला का नाम बताइए। आपको बता दूं, गीता फोगाट से कई बार प्रश्न आ गया यार। लगभग अब तक मैंने जो पेपर आपको एनालिसिस कराए हैं, गीता फोगाट का कई बार जिक्र आ गया है। तो गीता फोगाट से प्रश्न बन ही रहा है, याद रखिएगा आप लोग, है ना। मार्च 2024 तक नागरिक उड्डयन मंत्री कौन रहे? ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक और उड्डयन मंत्री रहे हैं, याद रख लीजिए। रऊफ लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो जम्मू कश्मीर का है रऊफ। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? तो इसे या तो मामलुक कह लो या गुलाम वंश कह लो। इसकी स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। इसके महान शासकों की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक रहा है, इल्तुतमिश रहा है, रजिया सुल्तान रही है और बलबन रहा है। ये इस वंश के महान शासक हैं। हालांकि हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश रहा, खिलजी वंश रहा, तुगलक वंश रहा, सैयद वंश रहा और लोधी वंश रहा। इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने बारी बारी से शासन किया है ना भाई, बारी बारी से शासन किया है, याद करेंगे आप लोग। रऊफ लोक नृत्य हमने बात कर ली है। वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर था। 382 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर क्या था? जनसंख्या घनत्व है। 382 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर क्या हो जाएगा? आपका जनसंख्या घनत्व हो जाएगा भारत का, है ना। चलो भैया अगला जानेंगे। अगला और क्या पूछा है आपसे, और क्या पूछ लिया है? जब ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई जाती है तो क्या बनता है? तो
तो पेंटा एसीटेट बनता है, पेंटा एसीटेट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा में है। लिंगानुपात सबसे कम हरियाणा में है, याद रखिएगा आप लोग। केरल में सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली कहां से ली गई है? हमने जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली हमने कहां से ली है? ये ब्रिटेन है ना, जिसे हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बोलते हैं, यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय होती है। सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की क्या होती है? विजय होती है। हमने इस प्रणाली को कहां से स्वीकार कर लिया है? ब्रिटेन से ले लिया है। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया? तो 2016 में पहली बार इन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था। कर्नाटक के किस पूर्व मुख्यमंत्री को हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एम.एस. कृष्णा को, है ना, एस.एम. कृष्णा को अभी हाल ही में क्या किया गया भैया? तो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। संगीता शंकर कौन से वाद्य यंत्र से सम्मानित है? तो इनका संबंध वायलिन से है भाई, ये वायलिन बजाती है ना, ये वायलिन से सम्मानित हो जाएंगे। चलो मेरे भाई अगले प्रश्न पे आ जाओ, अगला पेज देखते हैं। अगला पेज हमारा क्या हो जाएगा? अगला पेज है अमित शाह के पास गृह मंत्रालय के अलावा कौन सा मंत्रालय है? तो ये सहकारिता मंत्री भी हैं, ये सहकारिता मंत्री भी हैं। 17वीं लोकसभा हो या 18वीं लोकसभा हो, ये दोनों ही लोकसभाओं में गृह मंत्री के पद पर हैं। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर है ना, ये गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 361 है। 361 में राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो या राज्य के जो प्रमुख होते हैं उनका संरक्षण प्रदान करने के लिए आर्टिकल 361 में प्रावधान हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है मेरे भाई। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 कहां पर? तो पैरा गेम्स जो है इसका शुभंकर क्या है? तो उज्ज्वला है। आपको याद आ रहा होगा कि सर ये उज्ज्वला जो है ना, उज्ज्वला नाम से एक योजना हमारे यहाँ 1 मई 2016 को प्रारंभ की गई थी। 1 मई 2016 को उज्ज्वला नाम से एक योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें जो महिलाएं होती हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं या कोई भी कामकाजी महिला है, उसको गैस सिलेंडर प्रदान किए गए थे, मुफ्त में गैस सिलेंडर, ठीक है। चलिए, किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने 2016 के रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता? तो पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया था, पीवी सिंधु के द्वारा। फौजियों को समर्पित गाना संदेश से आते हैं किसने लिखा है? तो जावेद अख्तर ने लिखा है। देख रहे हो, एक बार आपसे प्रश्न पूछा है किससे? जावेद अख्तर से पूछ लिया। आपसे प्रश्न जो है पंजाबी संगीत से पूछ लिया है, आपसे चल छैया छैया से, ऐसे ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछ ले जा रहे हैं। अब आपको लग रहा है सर इसका मतलब तो ये है कि जो हमारा एसएससी कमीशन है ना, उस पे प्रश्न खत्म हो गए हैं। अब क्या है, अब वो धीमे धीमे फिल्म इंडस्ट्री में उतर रहा है, आपको मूवी देखनी पड़ेगी भैया, ठीक है। चलिए भैया अगला देख लो भाई, अगले और क्या प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न है आपसे, हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति और स्वर्णिम क्रांति का सही क्रम बताइए। भैया इसको तो हम कैसे कर सकते हैं? इसको तो हम ऑप्शन से कर सकते हैं, बिना ऑप्शन के ये किया ही नहीं जा सकता, है ना। अगर ऑप्शन होगा तो हम इसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। किसे लौह पुरुष कहा जाता है भाई? आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, है ना। इन्हीं की स्मृति में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के अहमदाबाद में बनाया गया है, ठीक है। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक साइड में 5 खिलाड़ी होते हैं। लोक नृत्य तेरह ताली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य सम्मिलित है? तो तेरह ताली कहां का है? राजस्थान का है तेरह ताली का संबंध राजस्थान से हो जाएगा। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की सीमा क्या है जिससे मनुष्य देख सकता है? तो 400 nm से लेकर 700 nm तक, है ना। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक की क्या है भैया? तरंग दैर्घ्य को कौन देख सकता है? मनुष्य देख सकता है, नंगी आंखों से भी। प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023 को राष्ट्रपति के द्वारा कब सहमति प्रदान करी गई है? तो 11 अप्रैल 2023 को प्रदान की गई थी। नरौरा परमाणु संयंत्र कहां पर है? यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है, नरौरा पूछ लिया। काकरापार पूछ लेता तो गुजरात में काकरापार है। कैगा पूछता कर्नाटक में। रावत वाटा पूछता तो रावत वाटा राजस्थान में हो जाएगा। कल्पक्कम पूछता तो तमिलनाडु में हो जाएगा। कुडनकलम पूछता तो तमिलनाडु में हो जाता। तो लगभग एक प्रश्न आपको यहां से भी तो मिल रहा है ना। तो ये आप याद रखिएगा कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र से लगभग हर परीक्षा में आपको प्रश्न देखने को मिल जा रहा होगा। अगला देखिए भाई, मांडो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो गोवा के अंदर मांडो महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, किस ग्रह का एक दिन 16 घंटे का होता है? तो वरुण ग्रह का, है ना। वरुण ग्रह पर जो एक दिन होता है वो 16 घंटे का होता है ना। एक दिन कितने घंटे का है भाई? तो 16 घंटे का है। वैधानिक तरल अनुपात का निर्णय कौन करता है? आरबीआई करती है। जो आरबीआई है ना, इसको बैंकों का बैंक कहते हैं। ये केंद्रीय बैंक है। स्थापना आपको मालूम है 1935 में आरबीआई एक्ट 1934 के तहत की गई थी। हेडक्वार्टर शुरुआत में कोलकाता में था, अब इसका
मुंबई में है। वेल्स का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से हो जाएगा वेल्स का संबंध। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ कहां उत्पन्न होता है? तो भूमध्य सागर में है ना, भूमध्य सागर में जो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ हैं ये भूमध्य सागर में ही उत्पन्न होते हैं। उच्चतर न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है? जब उसे लगता है कि निचली अदालत उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रही है तो उसको हम प्रोहिबिशन बोलते हैं, निषेध बोलते हैं ना, प्रतिषेध कह सकते हैं। तो चाहे तो आपका हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, आर्टिकल 32 ये आपका सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 ये आपका हाई कोर्ट। तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को रिट जारी करने की स्वतंत्रता दी गई है। दोनों ही मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में रिट जारी कर सकते हैं मेरे भाई, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए तो आगे देखो, आगे आपसे कह रहा है गुजरात में मकर संक्रांति को किस नाम से जानते हैं? तो इसको उत्तरायण कहा जाता है भैया, इसको उत्तरायण कहा जाता है। किस तारीख को हिंदी को भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया है? तो 14 सितंबर 1949 को, है ना। इसको हमने अपनी आधिकारिक भाषा कह लो या राजभाषा कह लो। आर्टिकल पूछेगा तो 343 है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 343 कहता है भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री तो एन रंगास्वामी, है ना, एन रंगास्वामी। तो ये प्रश्न 5 जुलाई को चारों शिफ्टों में पूछे गए हैं, चारों शिफ्टों में 5 जुलाई को ये प्रश्न पूछे गए हैं, याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है भैया। तो ये इसी प्रकार से मैंने 1 2 3 4 5 तक करा चुका। इन सभी प्रश्नों को देख कर जाइएगा आप लोग, बाहर नहीं जाएगा, चिंता मत करिए आप लोग, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमने क्या किया। एसएससी गुरुकुल आपके लिए क्या कर रहा है? एसएससी में क्या कर रहा है? तो भैया मैं एसएससी में शुरुआत कर रहे हैं एमटीएस से। हमने पहले क्या किया क्या नहीं किया वो मैटर नहीं करता है, लेकिन हमने एसएससी एमटीएस से शुरुआत कर दी है। मैंने एसएससी एमटीएस पर प्राचीन भारत के इतिहास पर एक मैराथन क्लास ली है, आप जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। पूरा जितने प्रश्न प्राचीन कालीन भारत के इतिहास से पूछे गए खत्म करा दिए हैं, है ना। तो और ये करा दिए हमने। इसके बाद आप देखोगे सर मेरे द्वारा ही ये मध्यकालीन भारत के इतिहास को समाप्त करा दिया गया है। जितने प्रश्न पूछे गए हैं लगभग सभी प्रश्न करा दिए हैं। अमित सर की क्लास देख सकते हैं आप लोग। अमित सर ने क्या किया कि जितने भी एसएससी एमटीएस में प्रतिशत से प्रश्न पूछे गए थे सभी खल्लास करा दिए भाई, एक प्रश्न नहीं छोड़ा है। अब कल आपकी क्लास होने वाली किसकी? अटल सर की क्लास कल हो रही है 2 बजे से। कल 2 बजे से अटल सर आपके लिए क्लास लेके आ रहे हैं, मैराथन क्लास। इसमें उनके साथ जुड़ जाइएगा मस्त तरीके से। अब हम बात करते हैं भाई, याद रखेंगे भैया ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10 जुलाई से हम एक बैच लेकर आ रहे हैं आपके लिए। बैच का नाम है सप्तऋषि बैच। ये सप्तऋषि बैच एसएससी एमटीएस के लिए है, एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए। प्यारे दोस्तों इस बैच की विशेषता क्या? सबसे पहली विशेषता यह है कि इसकी फीस कुछ भी है ही नहीं, मात्र 499 रुपए है, मात्र 499 रुपए। यानी समझ रहे हो एसएससी एमटीएस की परीक्षा को पास करने के लिए कितनी फीस? मात्र 499 रुपए फीस आपकी रखी गई है। याद रखना बेटा, इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलने वाली है। 10 ऑनलाइन टेस्ट और 10 प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से तो हम आपको कराएंगे ही कराएंगे, और पीवाईक्यू हम आपको करा ही रहे हैं, सब कुछ कराएंगे। साथ ही साथ एक प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे एसएससी एमटीएस में आने वाले जो प्रश्न है सब आपको एक साथ मिल जाए। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये सब हमने आपको बता दिया है। ये सब चीजें आप इन क्लासों का ध्यान रखेंगे। अगर आप लोग एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि पीवाईक्यू जब आप देख लेते हैं तो मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि हाँ यार यही प्रश्न है जो पूछे जा रहे हैं बार बार आपसे। चलिए भाई, आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास बहुत अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे चैनल पर होने वाले किसी भी नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल एसएसजी गुरुकुल ऑफिशियल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।